पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों का दोगलापन एक बार फिर से सामने आ गया है। यह भी पता चल गया है कि भारतीय लोगों की जान की अमेरिका और पश्चिमी देशों की नज़र में कितनी कीमत है। इसका अंदाज़ा पत्रकारों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत से भी लगाया जा सकता है, जब ट्रंप ने एक स्तरहीन और सतही बयान दिया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ये दोनों देश एक तरीके से या दूसरे तरीके से इसको सल्टा लेंगे। हालांकि इसके पहले ट्रंप ने दिखावे के तौर पर इसकी निंदा की। वहाँ के जो जेडी वेंस हैं, जो भारत में थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी इसकी निंदा की। मार्को रूबियो से लेकर अन्य जो डीप स्टेट के लोग हैं या स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की और कहा कि इसमें हम भारत के साथ है। किंतु यह साथ जो है वह तुरंत जो है रफू चक्कर हो गया, गायब हो गया और अब अमेरिका की तरफ से बयान आने लग गए हैं। ट्रंप के बयान के बाद मार्को रूबियो जो स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम से जो है बात की और जहां उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि इस घटना की निंदा करे और भारत के साथ सहयोग करे, वहीं उन्होंने जयशंकर को जो है वो ये कहा कि भाई आप जो है इस मामले में शांत रहे, मामले को बढ़ाए नहीं और इसका एस्केलेशन नहीं हो और युद्ध के स्तर पर या बड़े युद्ध के स्तर पर ये बातें नहीं पहुँचे, ये बात उन्होंने कही। और आज जो है जेडी वेंस का भी एक बयान सामने आया है। जो जेडी वेंस हमें हमले के समय भारत में थे, कल उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत जो है इस मामले को युद्ध के स्तर तक न ले जाए। लगातार अमेरिका या पश्चिमी देशों से भारत पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वह इस मामले को भुला दे और किसी भी प्रकार की कार्रवाई में आगे न बढ़े। हालांकि वो पाकिस्तान को एक सलाह देते हुए नज़र आते हैं, किंतु जब यही अमेरिका इजराइल पर हमला होता है तो इसके सुर बदले हुए नज़र होते हैं। जब 7 अक्टूबर को पिछले साल हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, इजराइल में 100 के करीब लोगों को मार दिया था, उस समय अमेरिका ने इसे इजराइल पर जो है युद्ध बतलाया और इजराइल ने जब उनके खिलाफ कार्रवाई की तो अमेरिका उस कार्रवाई में, युद्ध की कार्रवाई में हमास के खिलाफ डटा रहा। गाजा को शमशान बना दिया गया और अमेरिका इसमें डटा रहा। यहाँ तक कि ईरान आदि जब दूसरे देशों ने हमास की मदद करने की कोशिश की तो वहाँ भी अमेरिका ने उनको अपने तेवर दिखाए। और जब भारत की बात आती है तो यही अमेरिका भारत को शांति का पाठ पढ़ाने लग जाता है, नसीहत देने लग जाता है। इन सब बातों से ये बात स्पष्ट है कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है या बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन की ये जो तिकड़ी है, ये जो शत्रुओं की तिकड़ी बन रही है, इस तिकड़ी के खिलाफ अपने दम पर लड़ना पड़ेगा। उसके साथ न कोई पश्चिमी देश आएगा, न कोई अमेरिका आएगा जैसा कि भारत सोचता है। और इस तिकड़ी से और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए अपने स्तर पर सामरिक तैयारियां करनी पड़ेगी, हथियार जुटाने पड़ेंगे, अपने हथियारों को, अपनी सेना को जो है आधुनिक बनाना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। तभी भविष्य में इजराइल जैसी कार्रवाई कर सकेगा भारत। आज 9 दिन हो गए हैं, करीब 10 दिन होने को है, लेकिन अभी तक जो है भारत की तरफ से कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। जितना भी युद्ध चल रहा है वो टीवी के स्टूडियो तक सीमित है। स्टूडियो में एंकर एक दूसरे के साथ युद्ध की घोषणाएं कर रही है या कुछ पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बुलाकर उनके साथ युद्ध खेल रहे हैं, किंतु अभी तक भारत की तरफ से किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई जो है सामरिक स्तर पर वो नज़र नहीं आ रही है। जबकि होना ऐसा चाहिए था कि इधर भारत के ऊपर में ये हमला हुआ, भारत को किसे प्रमाण देना है। भारत में जो भी आतंकी हमला होता है उसके पीछे पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवादी होते हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा के हो, चाहे हरकतुल मुजाहिद के हो या अन्य इस्लामिक संगठनों के हो, जिहादी संगठनों के हो। भारत को आधे घंटे के अंदर में इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, किंतु क्या भारत ऐसी सामरिक और सैन्य शक्ति
जो है वो रखता है कि पाकिस्तान पर तुरंत कार्रवाई कर सके। और अगर नहीं तो आने वाले समय में ये एक बड़ा सबक होना चाहिए कि पिछले 11 सालों में मोदी के कार्यकाल के दौरान या उसके पहले कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान भी भारत की सेना को मजबूत नहीं किया। भारत के जो वायुसेना के जो चीफ है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी शक्ति, जितने स्क्वाड्रन उन्हें चाहिए, 42 स्क्वाड्रन कम से कम चाहिए 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए, उनके पास महज 31 है और वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं। वायुसेना के विमान जो उनको रिटायर किया जा रहा है, ऐसी अवस्था में महज 36 रफाल लेकर या जो 26 आएंगे वो भी 2029 तक आएंगे। ऐसी परिस्थिति में भारत क्या पाकिस्तान से लड़ने की पोजीशन में है, यह एक बड़ा प्रश्न है। और वो भी तब जबकि चाइना सीधे तौर पर कह रहा है कि वो पाकिस्तान की जो अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए आगे आएगा और पाकिस्तान का साथ देगा, जबकि इजराइल को छोड़कर भारत के पक्ष में ऐसा बयान किसी का नहीं आया है। अमेरिका के नज़दीक जाने के चक्कर में, अमेरिका तो हमारा हुआ नहीं, किंतु जो मित्र था रसिया, रूस, वो भी कहीं ना कहीं भारत से अब जो है दूर होता हुआ नजर आ रहा है, न्यूट्रल हो गया। पाकिस्तान के साथ भी उसने अपने संबंध ठीक करने शुरू कर दिए, हथियारों की बिक्री भी शुरू हो गई है। जबकि यही रूस था जिसने 1971 में, उस समय जब अमेरिका का 7वां बेड़ा जो है परमाणु बेड़ा भारत की ओर उसने भेजा था पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दौरान, तब रूस ने भी अपना परमाणु बेड़ा जो है वहाँ पर भेज दिया, जिसके कारण उस समय जो है अमेरिका को न्यूट्रल कर दिया गया था। किंतु आज ऐसी पोजीशन है क्या, इस बारे में भी भारत और भारत के जो सामरिक विशेषज्ञ हैं, भारत की सरकार है, उन्हें सोचने की बात होगी। केवल बयानबाजियों से आतंकवाद के खिलाफ या पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे शत्रुओं के खिलाफ जीता नहीं जा सकता, या केवल इकोनॉमी को बढ़ाकर भी नहीं जीता जा सकता जब तक कि उसका सही ढंग से जो है निवेश नहीं हो। यह देखने और सोचने की बात होगी कि भारत आने वाले दिनों में अपने लोगों की, अपने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की और लोगों की जान माल की आतंकी हमलों से कैसे रक्षा करेगा और कैसे कर पाएगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न एक भारत के लोगों के सामने है, भारत की सरकार के सामने है। और इस क्षेत्र में भारत अब आगे क्या कार्रवाई करता है और कैसे आगे बढ़ता है, ये आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोखम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।